अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुर रहमान। बेटा आज हम मॉडर्न फिजिक्स में जो है वो एक टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स विद पर्टिकुलर एनर्जी। भाई बेटा टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। ठीक है जी। इसके बारे में आपने पॉइंट्स नोट करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास द पार्टिकल्स ऑफ लाइट called photons are energy packets और quanta of energy। जो हमारे पास लाइट है उसके पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स कहते हैं, एनर्जी पैकेट्स कहते हैं। इसके अलावा हम उनको क्वांटा ऑफ एनर्जी कहते हैं। मैक्स प्लैंक ने जो है वो पार्टिकल्स ऑफ लाइट को क्वांटा का नाम दिया था, एनर्जी पैकेट्स का नाम दिया था। और आइंस्टाइन ने पार्टिकल्स ऑफ लाइट को फोटॉन का नाम दिया था। ठीक है बेटा, ये भी आप याद रखेंगे। ये लाइट है, लाइट्स नहीं है जी। नेक्स्ट आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है कि जी फोटॉन का जो रेस्ट मास है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। रीज़न कभी फोटॉन रेस्ट में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो रेस्ट मास ऑफ फोटॉन क्या है जी, ज़ीरो है। फोटॉन ऑलवेज ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। फोटॉन जो है वो हमेशा जो है वो लाइट की स्पीड से मूव करते हैं। फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ हैव सेम एनर्जी एंड सेम मोमेंटम। लाइट के फोटॉन्स की अगर वेवलेंथ सेम हो तो उनकी एनर्जी और मोमेंटम भी सेम होता है। ये हम एक रिलेशन से समझ सकते हैं। आपने बेटा एनर्जी का रिलेशन पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा। आप देखें hc तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ पे। अगर फोटॉन्स की वेवलेंथ सेम होगी तो एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह आप मोमेंटम और वेवलेंथ के बारे में भी समझ सकते हैं जी। आपके पास वेवलेंथ का फार्मूला है जी h ओवर p। ठीक है जी, यहाँ पे h क्या जी, कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट जी। तो मोमेंटम भी किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे। तो अगर फोटॉन्स की वेवलेंथ सेम होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा, सेम होगा। तो याद रखिएगा वो तमाम फोटॉन्स जिनकी वेवलेंथ सेम है उनकी एनर्जी और मोमेंटम भी सेम होगा। The collision of photons with material particles is assumed as perfectly elastic collision। मटीरियल पार्टिकल्स के साथ फोटॉन का जो कोलिजन है उनको हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मानते हैं जी बेटा। नेक्स्ट है जी ईच फोटॉन हैज डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम। बेटा आपको पता है कि एक फोटॉन की जो एनर्जी है उसका फार्मूला है E इज इक्वल टू HF। ठीक है, और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं hc ओवर लैम्डा। अभी हमने पढ़ा कि h ओवर लैम्डा क्या होता है, मोमेंटम। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p इंटू सी जी। एक फोटॉन की जो एनर्जी है ये हमने वो डिस्कस की है। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स n हो तो n फोटॉन्स की एनर्जी क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू n HF। ठीक है जी, सेकंड रिलेशन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, NHC ओवर लैम्डा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N इंटू PC। तो बेटा मैं आपको जो है वो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा तो वहीं पे मैं आपको जो है ना वो डिफरेंट मेथड से इनकी कैलकुलेशन सिखा दूंगा कब कैसे करनी है। तो बाज़ औक़ात जो है वो बच्चे याद करते हैं जी H और F का जो प्रोडक्ट है या H और C का प्रोडक्ट याद करके चले जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो याद रखना मुश्किल होगा। तो मैं आपको कोई चीज़ भी याद करने का नहीं कह रहा। ठीक है, आप सिर्फ दो वैल्यूज़ याद रख लें कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10⁻⁻34 यूनिट है जूल सेकेंड।
ये तो आपको याद होगी, बस ऐसे ही याद कर लें। कैलकुलेशन में मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन करनी कैसे है। और सी की वैल्यू भी आपको याद है, बस वही आपने याद रखनी है जी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और एक बात और याद रख लें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल के। क्योंकि बाद का एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी जाती है या गिवन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो फिर आपको वेवलेंथ या जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है उस हिसाब से कैलकुलेट करनी होती है। तो हमें जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेशन पता होना चाहिए। ये हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं कोई 8-10 फार्मूलाज जो हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ आपको याद करने का नहीं कह रहा। जस्ट आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद रखें, सी की वैल्यू याद रखें और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू याद रखें, बाकी इंशाल्लाह हम यहीं से कर लेंगे। एक और फार्मूला आपको बताता हूँ कि पावर जो होती है वो बराबर होती है एनर्जी ओवर टाइम के। किसके? एनर्जी ओवर टाइम के। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो पावर क्या हो जाएगी जी आपके पास, N/T × HF। तो ये आपके पास N/T क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, ठीक है जी। अगर लैम्डा के साथ आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालने हैं, पर यूनिट टाइम निकालने हैं, तो आप लिखेंगे N/T और बाकी फार्मूला वही आ जाएगा hc/λ, ठीक है जी। इसको लिखेंगे N/T × Pc। ओके, ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना जो मैंने आपसे डिस्कस की। मैं आपको कोई नया फार्मूला, कोई नई वैल्यू याद करने का कह ही नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि आपको अगर H की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पता है और सिर्फ एक फार्मूला भी याद हो एनर्जी का आपके पास के E=NHF होता है, तो बाकी सारे वहीं से हम कर लेते हैं, अकॉर्डिंग सिचुएशन कर लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ों को याद करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे चले बेटा जी। क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। द एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, जी बेसिक क्वेश्चन दिया आपको कि अगर वेवलेंथ लैम्डा हो तो एनर्जी क्या होगी। तो आपने अभी पढ़ा है कि जो एनर्जी का फार्मूला है वो होता है hc/λ। तो बीटा ऑप्शन, कोई मुश्किल बात नहीं है जी, ठीक है। नेक्स्ट है जी, द मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, जी वेवलेंथ अगर लैम्डा हो तो मोमेंटम क्या होगा। आपने मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा था जी, P = h/λ। है ऐसा कोई? नहीं, कोई नज़र नहीं आ रहा। तो ये तो लैम्डा में नहीं बन रहा है, h/λ नहीं है, तो ये ν/c में आ सकता है जी। आपको पता है ना कि जो c है वो बराबर होता है फ्रीक्वेंसी × लैम्डा। तो लैम्डा क्या आ जाएगा, c/फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे जाके, क्या हो जाएगा h/c नहीं, ये ऊपर शिफ्ट कर दें तो आपके पास हो जाएगा h/c। तो ये आपके पास अल्फा ऑप्शन बन रहा है जी मोमेंटम। ओके हो गया बेटा। इफ ए फोटॉन हैज वेलोसिटी c एंड फ्रीक्वेंसी, ये v नहीं है, इधर न्यू दिया हुआ तो इधर भी न्यू आप कर लें, ठीक है जी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगी जी आपके पास, वेवलेंथ तो आपको पता है एनर्जी का जो फार्मूला आपने पढ़ा है h वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है hc/λ पड़ा है। तो लैम्डा को इधर ले जाएं, e इधर आ जाएगा, आपके पास क्या फार्मूला बन जाएगा, λ = hc/e।
HC/E जी। चार्ली ऑप्शन आपके पास आंसर आ रहा है। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं जी। द मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन ऑफ 1 MeV इन किलोग्राम मीटर पर सेकंड विल बी। एनर्जी जो है वो आपको दी गई है 1 MeV और आपने मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम और एनर्जी के दरमियान रिलेशन पढ़ा के आए हम, E=P/C। ठीक है जी। आपने मोमेंटम निकालना है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, एनर्जी ओवर C। ठीक है जी। वैल्यूज पुट करें, एनर्जी कितनी है 1 MeV, मेगा 10⁻6 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ओवर C कितना होता है जी 3 इंटू 10⁻8। ओके, कैलकुलेशन पे आपने ख्याल रखना है जी। ये 10⁻6 है, ये 10⁻8 है। ठीक है, इनको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आता है, ऊपर है 1.6 ओवर 3। 10 की पावर्स इकट्ठी कर लें बस। 10⁻⁻19 एक है, प्लस 6 है और ये -8 हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास 1.6 ओवर 3 इंटू 10⁻⁻19 और इनको पहले सॉल्व कर लें जी, -2 आ जाएगा। तो ये आपके पास होगी 1.6 ओवर 3 इंटू 10⁻⁻21। अगर मैं ये डेसिमल ख़त्म करूं तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 को ऊपर उठा के ले जाएं तो एक पावर और माइनस हो जाएगी। आपके पास क्या आएगा जी, इधर लिख लेते हैं। मोमेंटम आपके पास क्या आएगा जी, 16 ओवर 3 इंटू 10⁻⁻21 पहले था, ये भी ऊपर जाके माइनस हो गया तो -22। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास -22 में, वही इसका आंसर होगा। वैसे भी आप 16 को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास तकरीबन 5.33 के करीब आंसर आता है। ठीक है बच्चों, अल्फा हमारा आंसर है। रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट्स एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 880 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई, 880 किलोहर्ट्ज एंड अ पावर ऑफ 10 किलोवाट। पावर कितनी है जी, 10 किलोवाट है। द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आपने मालूम करने हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आपने मालूम करने हैं। तो बेटा आपके पास पावर जो है वो एनर्जी ओवर टाइम होती है। हमने एनर्जी का फार्मूला क्या लिखा था, NHF। इसको टाइम पे डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास क्या बन गई, पावर बन गई। ठीक है जी, इसमें वैल्यू लगाएंगी। पावर कितनी दी हुई है, 10 किलो, 10 की पावर 3 आ गया। नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड आपने मालूम करने, N ओवर T को ऐसे ही छोड़ दें। H आपके पास कितने हैं जी, 6.63 10 की पावर -34 होता है। F कितना दिया हुआ हमें, 880 किलो हर्ट्ज में है ना, 10 की पावर 3। तो ये 10 की पावर 3 इस 10 की पावर 3 के साथ ख़त्म हो गई। ये 0 इस 0 के साथ ख़त्म हुआ, इधर सिर्फ 1 रह गया जी। 1 इक्वल टू N ओवर T आ गया। ठीक है जी, ये आपके पास है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 88। तो मैं अप्रोक्सीमेट करूँगा, आपने हमेशा अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन में ना पढ़िएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि हो भी ना। देखिए मैं इसको 88 को, ये डबल डिजिट है ना, तो मैं इसको 100 मान लेता हूँ और 6.63 को मैं 10 मान लेता हूँ जी। मेरे पास आ गया 1 = N ओवर T। ठीक है जी, इंटू 10⁻⁻34 और ये क्या हो जाएगा +2 और
ये +1। इसको सॉल्व करें जी, आपके पास क्या आता है, 1 इज इक्वल टू n/t इंटू 10⁻31। दूसरी तरफ ले जाएंगे तो n/t जो है वो क्या आ रहा है, 10⁻31 में आ रहा है, और +31 हो गया ना उधर जाके, ठीक है जी, +31 आ रहा है। इधर आप देखें, अब वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि पावर जो है वो बड़ी दूर दूर है और किसी की इतनी पावर है ही नहीं। अगर ऐसे होता है कि 31 में 2 वैल्यूज़ दी होती, फिर तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं ना, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, जब पावर इतने इतने ज़्यादा गैप पे हों तो फ़ौरन आप जो है वो सिर्फ 10 की पावर्स को सॉल्व करें। देखें कितना गैप है, 31, 25, फिर 37, फिर 45, तो बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। तो वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 10 की पावर से ही निकाल लें, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, तब जब 10 की पावर जो है वो एक तो क्लोज हो, 1 या 2 का फ़र्क हो, ठीक है, तो फिर आप कैलकुलेशन करें, फिर आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकालें। अदरवाइज जब 10 की पावर्स में इतना गैप दिया हुआ हो तो फिर आप सिर्फ 10 की पावर्स कैलकुलेट कर लें, ठीक है जी। चले, अल्फा आंसर आएगा हमारा।